हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट। यूपीएससी सिविल सर्विस जो एग्जाम होता है उसके प्रीलिम्स में अब तक पिछले कुछ सालों से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम में। उनका आज हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और क्या डिफिकल्टी लेवल होता है इन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेगमेंट की, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी 2022 के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था। इसमें है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। नीचे तीन स्टेटमेंट्स दिए गए, उनमें लोकसभा की पावर्स दी गई हैं। ऐसी पावर्स कुछ पावर्स दी गई हैं और उनके बारे में कहा गया है कि इनमें से कौन सी लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स है, मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जिस पे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को अधिकार है कानून पास करने का या डिसीजन लेने का, वो एक्सक्लूसिव पावर्स होंगी लोकसभा की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कहता है टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी है तो उसे उसका अप्रूवल देना, रेटिफाई करना, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है। लेकिन ये गलत है, बिकॉज इमरजेंसी के लिए दोनों जो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, उनका अप्रूवल नेसेसरी होता है। इसलिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, ये लोकसभा एक्सक्लूसिव पावर्स में नहीं आता है। जो सेकंड है वो कहता है टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये यहाँ पे सही है, बिकॉज जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पास किया जा सकता है, वो लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स में आता है। बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ओनली, इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता। इसलिए जो सेकंड है वो यहाँ पे अब तक सही है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करना भी लोकसभा का ही एक्सक्लूसिव पावर है, लेकिन ये यहाँ पे गलत है, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करने के लिए दोनों में से जो दोनों हाउस हैं अपने, आइदर लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है या किसी में भी इनिशिएट किया जा सकता है। सिर्फ लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर नहीं होता है ये। तो यहाँ पे हमें चूज करना है कि कौन सा, इन तीनों से कौन सी लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। तो वो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन टू, पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर में आता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू ओनली। बाकी दो के लिए, फर्स्ट एंड थर्ड के लिए, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों ही इंपॉर्टेंट है इक्वली। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये पूछता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड आगे लिखा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है आपको चूज करना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। स्टेटमेंट फर्स्ट रीड्स एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू फोर रैंक्स विज कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इंडिया में, उसको क्लासिफाई करता है फोर रैंक्स में। लेकिन ऐसा क्लासिफिकेशन है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाई नहीं करता है मिनिस्टर्स को रैंक्स में, इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड रीड्स द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बिकॉज जो हमारा 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, उसके तहत जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर को मिला के जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो 15% एक्सीड नहीं करने चाहिए इन कंपैरिजन टू द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। लोकसभा में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसका सिर्फ 15% पार्ट ही यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हो सकता है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसलिए स्टेटमेंट जो सेकंड है वो सही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड सही है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी, टू ओनली। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। ये पूछता है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आप तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड इनमें से कौन सा सही है वो आपको चूज करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ऐसा नेसेसरी, ऐसा ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल होते हैं उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रायर रिकमेंडेशन, प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती, इसलिए स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो गलत है। स्टेटमेंट सेकंड रीड्स एज when a constitution amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory for the president of India to give his or her assent. ये यहाँ पे सही है, because
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना तो उसे विद होल्ड कर सकते हैं बिल को जो उनके पास भेजा गया है फॉर हिज असेंट, ना तो वो उसे वापस कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन। इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि वो उस बिल पे अपनी सहमति जरूर दें जो दोनों हाउसेस से पास होकर उनके पास गया है फॉर हिज असेंट। इसलिए स्टेटमेंट सेकंड सही है। स्टेटमेंट थर्ड रीड्स एज a constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting। ये भी सही है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अगर है तो वो दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड यहाँ पे कोई ज्वाइंट सिटिंग का भी प्रोविजन नहीं है इस केस में। इसलिए जो इसमें स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड है वो सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। ये दोनों स्टेटमेंट्स 2 and 3 सही है, बाकी फर्स्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। इसमें पूछा गया है विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1985 का, उसके तहत इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके रेफरेंस में दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको चूज करना है कौन सा सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट रीड्स एज द लॉ specifies means the anti-defection law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है बिकॉज जो नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर है वो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, जब आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है देन ही और सी बिकम्स डिस्क्वालिफाइड। लेकिन विद इन 6 मंथ्स जो पीरियड होता है आफ्टर टेकिंग द ऑफिस वो उस उस टाइम फ्रेम में वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर तो वो वहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाता है एज पर द एंटी डिफेक्शन लॉ। इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो गलत है बिकॉज यहाँ पे लिखा है विद इन 6 मंथ्स ही और सी कैनॉट ज्वाइन इन पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन जो एक्चुअल प्रोविजन है उसमें लिखा गया है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, जब अपना पद ग्रहण किया उसके 6 महीने बाद अगर ऐसा करते हैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स देन ही और सी बिकम्स डिस्क्वालिफाइड। इसलिए स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो गलत है। एंड सेकंड रीड्स एज द लॉ डजंट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। ये सही है बिकॉज जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको कोई टाइम फ्रेम निर्धारित नहीं किया गया कि आपको कब कितने टाइम में डिफेक्शन केस जो है वो डिसाइड करना है। इसलिए स्टेटमेंट जो सेकंड है वो सही है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 ओनली। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये पूछता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको चूज करना है इनमें से कौन सा सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट रीड्स एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इस स्टेटमेंट में ये गलत है बिकॉज सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, जो कंट्री के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, सिर्फ उन्हीं को राइट है टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल को ऐसा कोई राइट नहीं है। इससे स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड रीड्स एज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। जिस सरकार ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया कराया, अगर वो सरकार रिजाइन करती है देन अटॉर्नी जनरल को भी रिजाइन करना पड़ता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन ये गलत है बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जब सरकार रिजाइन करे तो अटॉर्नी जनरल को भी रिजाइन करना है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है वो अपने पद पर रहते हैं ऑन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। इसलिए यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है ऐसा कि गवर्नमेंट रिजाइन करे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी रिजाइन करना पड़ेगा। इसलिए स्टेटमेंट जो सेकंड है वो भी गलत है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नाइदर वन नॉट टू। इनमें से कोई भी सही नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब तक टफेस्ट क्वेश्चंस रहे हैं, लेकिन अब ये भी अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये भी यूपीएससी एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो ये क्वेश्चन पूछता है राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में राइट टू प्राइवेसी जो है वो प्रोटेक्टेड है। ऑप्शन ए आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 29। तो यहाँ बात हो रही राइट टू प्राइवेसी की, तो ये जो राइट टू प्राइवेसी का जो प्रोविजन है ये प्रोटेक्टेड है एज पर द आर्टिकल 21 जो रीड करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है आर्टिकल 21, और उसी आर्टिकल के तहत, उसी आर्टिकल के अंदर अंदर ये राइट टू प्राइवेसी भी आता है, और ये प्रोटेक्टेड है उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके अंदर ही आता है राइट टू प्राइवेसी। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। अब हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये पूछता है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट रीड्स एज जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन एंड नॉट इन जेल। स्टेटमेंट ये यहाँ पे है। स्टेटमेंट कहता है जुडिशियल कस्टडी मतलब वो कस्टडी होती है जिसमें जो अक्यूज है, जिसके ऊपर जो आरोपी है, वो मजिस्ट्रेट के अंतर्गत, मजिस्ट्रेट की कस्टडी में होता है, ना कि पुलिस कस्टडी में होता है। तो ये यहाँ पे इसको जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। एंड आगे स्टेटमेंट कहता है कि सच अक्यूज्ड मतलब उस आरोपी को जुडिशियल कस्टडी के अंतर्गत पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, ना कि जेल में। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, बिकॉज इन जुडिशियल कस्टडी, इन केस ऑफ जुडिशियल कस्टडी, जो अक्यूज्ड है उसको जेल में रखा जाता है, ना कि पुलिस स्टेशन में। इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिकॉज ये कहता है कि अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल, जबकि इसका उल्टा होता है, अक्यूज्ड को जेल में रखा जाता है इन केस ऑफ जुडिशियल कस्टडी। स्टेटमेंट सेकंड कहता है ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। ये यहाँ पे सही है, बिकॉज उसके लिए ऐसे केसेस में इसके लिए कोर्ट की अप्रूवल की जरूरत होती है फॉर इंट्रोगेशन। इसलिए स्टेटमेंट सेकंड सही है, बट फर्स्ट गलत है, बिकॉज इन केस ऑफ जुडिशियल कस्टडी अक्यूज्ड को जेल में रखा जाता है, और स्टेटमेंट ये कहता है नॉट इन जेल, इसलिए ये गलत हो जाएगा। एंड जो सेकंड है वो सही है सिर्फ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू ओनली, टू ओनली इसका राइट आंसर है। अब हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये काफी सिंपल है, इसे देखते हैं इसमें क्या है। एट द नेशनल लेवल which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest rights act 2006। तो इस एक्ट को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री को नोडल एजेंसी बनाया गया, कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एट द नेशनल लेवल। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर ट्राइब्स की बात हो रही है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही नोडल एजेंसी है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है ये यहाँ पे इस क्वेश्चन के रेफरेंस में राइट आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये पूछता है विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एंड अगेन हमें चूज करना है इनमें से कौन सा सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट रीड्स एज any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बिकॉज एज पर दी आर्टिकल 128 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा किया जा सकता है। जो रिटायर्ड जज हैं वो एक्ट कर सकते हैं एज दी, वो अगेन मतलब जो रिटायर्ड जज हैं वो अगेन एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्क कर सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इसके लिए अप्रूवल लिया जाए बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा किया जा सकता है। इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। स्टेटमेंट सेकंड रीड्स एज अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को अपने डिसीजंस को रिव्यू करने की पावर दी गई है, क्या वैसी हाई कोर्ट को भी पावर है? ऐसा मतलब स्टेटमेंट सेकंड कहता है ऐसी पावर है, लेकिन इन एक्चुअल ऐसी पावर हाई कोर्ट्स को नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही है। इसलिए स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट आंसर चॉइस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वन ओनली, ये सही है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये पूछता है विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है वो आपको चूज करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट सेज रीड्स एज देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल विथ रेफरेंस टू इंडिया। ये बिल्कुल सही है, इंडिया में वन सिटीजनशिप वन डोमिसाइल है। एंड स्टेटमेंट सेकंड सेज अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। इंडिया में हेड ऑफ स्टेट जो है वो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जिस स्टेटमेंट कहता है कि जो बाय बर्थ इंडिया का सिटीजन है वही सिर्फ हेड ऑफ स्टेट बन सकता है, लेकिन ये गलत है, बिकॉज ऐसा प्रोविजन है कि सिर्फ हेड ऑफ स्टेट जो है वो सिर्फ जो सिटीजन बाय बर्थ है वही नहीं, जो सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन है वो भी बन सकता है। इसलिए स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बिकॉज ये कहता है कि ओनली बाय बर्थ कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द बिकम द हेड ऑफ स्टेट, इसलिए ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। स्टेटमेंट थर्ड रीड्स एज a foreigner once granted a citizenship cannot be deprived of it under any circumstances। अगर किसी फॉरेनर को इंडिया की सिटीजनशिप दी जाती है तो वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं ली जा सकती, उसे छीनी नहीं जा सकती, ऐसा ये स्टेटमेंट कहता है। लेकिन ये गलत है, बिकॉज एक फॉरेनर से
उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है इंडिया के रेफरेंस में अगर इफ द पर्सन हैज ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय फ्रॉड और अगर वो डिसलॉयल हुआ है टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसे प्रोविजंस में, ऐसे केसेस में उसे सिटीजनशिप वापस ली जा सकती है। इसलिए स्टेटमेंट थर्ड गलत है, स्टेटमेंट सेकंड भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो यहाँ पे सही है। आंसर देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, यहाँ पे स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो सही है। आंसर होगा ऑप्शन ए, वन ओनली। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। ये पूछता है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के अनुसार कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ जो है वो किसका वायलेशन करता है? स्टेटमेंट ऑप्शन ए द राइट टू इक्वालिटी, स्टेटमेंट बी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेटमेंट सी द राइट टू फ्रीडम, स्टेटमेंट डी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। तो इस क्वेश्चन के रेफरेंस पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को मिनिमाइज करने की बात करते हैं। इसलिए एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो डायरेक्टली वॉलेट करता है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी ये राइट आंसर चॉइस है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये पूछता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। व्हाट इज द पोजीशन मतलब ये करंट स्टेटस की बात कर रहा है। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, ऑप्शन बी लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, ऑप्शन डी नाइदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट। यहाँ पे ये जो सी और डी ये तो हट जाएगा, पहले एलिमेंट हो जाएगा, बिकॉज एज पर द करंट कॉन्टेक्स्ट जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है ये फंडामेंटल राइट अब नहीं रहा। 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 का, उसके तहत इस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया है और अब ये लीगल राइट बन गया है एज पर आर्टिकल 300 ए। अब ये एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं रहा। इसलिए जो सी और डी है ये यहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेंगे हमारे पास दो ऑप्शन ए और बी। इनमें से ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर चॉइस है, बिकॉज एज पर आर्टिकल 300 ए कोई भी पर्सन जो है वो नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एज पर आर्टिकल 300 ए, और ये एक लीगल राइट है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर चॉइस होगा। लीगल राइट है अवेलेबल टू एनी पर्सन, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर चॉइस है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये पूछता है व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। जब भारतीय संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को, उस समय एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ये जो ऑप्शन से डिनोट कर रहे हैं प्रियम्बल को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को डिनोट कर रहे हैं, और उस समय 26 जनवरी 1950 को प्रियम्बल का क्या स्टेटस था ये आपको यहाँ पे बताना है। अगर आपने पढ़ा होगा तो यू मस्ट रिमेंबर कि उस समय जो दो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ये ऐड नहीं किए गए थे। ये आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये दो वर्ड्स ऐड किए गए हैं। इसलिए अगर हम इन्हें रिमूव कर दें तो उस समय 26 जनवरी 1950 को जो स्टेटस था वो था अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोशलिस्ट सेक्युलर उसमें जुड़ा नहीं था, ये जुड़ा है आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसलिए इस क्वेश्चन के रेफरेंस में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये स्टेटस था ऑन 26 जनवरी 1950। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये पूछता है इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, ऑप्शंस दिए गए हैं द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी द सेवंथ शेड्यूल, ऑप्शन डी द कन्वेंशनल प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन के रेफरेंस पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसके अंतर्गत आर्टिकल 50 आता है जो बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इसलिए इस क्वेश्चन के रेफरेंस पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये पूछता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, ऑप्शन बी द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट, ऑप्शन सी द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम, ऑप्शन डी द गवर्नमेंट इज chosen by the parliament but cannot be removed by it before completion of a fixed term। तो इन सभी ऑप्शन में सबसे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट, ये यहाँ पे राइट आंसर चॉइस है ऑप्शन बी। अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। ये पूछता है
Which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? Option A, Directive Principles of State Policy. Option B, Fundamental Rights. Option C, Preamble. Option D, Seventh Schedule. इस क्वेश्चन के रेफरेंस में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। ये काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम देखते हैं अपने सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ये पूछता है विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेंट इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अगर हम पार्ट 4 की बात करें तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं। तो इसके रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट सेज दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो दिए गए हैं पार्ट 4 में शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। ये गलत है बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल नेचर, उनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट वो इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड कहता है दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ये सही है, ये इसको जस्टिफाई करता है, ये स्टेटमेंट सेकंड सही है। स्टेटमेंट थर्ड सेज द प्रिंसिपल्स लेट डाउन इन दिस पार्ट, मतलब प्रिंसिपल्स लेट डाउन इन पार्ट 4 आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट, ये बिल्कुल सही है बिकॉज जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो एक गवर्निंग प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं, गवर्नमेंट को गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं फॉर मेकिंग लॉज जिनको गवर्नमेंट को इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट थर्ड है ये सही है। तो इस क्वेश्चन के रेफरेंस में जो सेकंड एंड थर्ड है वो सही है, फर्स्ट गलत है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2 and 3 ओनली। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में फ्रॉम द पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेगमेंट पूछे गए हैं। अब तक पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। इनमें आप एनालिसिस कर सकते हैं कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहा है क्वेश्चंस का एंड किस टॉपिक को कवर किया गया है मोस्टली। तो ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो एक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टी मेंटेन किए हुए है इन द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कैसे थे और कहाँ से आए थे। हालांकि कुछ क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, कुछ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, तो एक मिक्सचर है यहाँ पर देखने को मिला है। एंड इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी तो आप कमेंट पुट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई एट द अर्लीस्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।